बिना इसको किए सिलेक्शन भूल जाइए दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने चाहिए। हम एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हर वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज में क्या होगा, तो हम आरआरबी ग्रुप डी में हुए कुल 101 शिफ्ट के कुल 2525 प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी है, यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी है, यह केवल एक जनक का ही डीएनए संतति में पारित करता है। या ऑप्शन डी है, यह संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही करेक्ट आंसर होगा। कैसे क्यों हुआ कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों जनकों यानी दोनों पेरेंट की भागीदारी होती है। इस प्रक्रिया में संतति को दोनों जनकों से आनुवंशिक सामग्री जो जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो नर है यानी जो मान लीजिए नर है, यहाँ पे मादा है, इन दोनों से क्या होता है कि जब ये दोनों ये सेल आपस में फ्यूज होते हैं तो हमको क्या होती है, एक संतति ऑफस्प्रिंग हमको एक नई संतति प्राप्त होती है। और इसमें देख रहे हैं ना दोनों का डीएनए इसमें मिक्स होता है अगली पीढ़ी में। यह प्रक्रिया विभिन्नता वेरिएशन को बढ़ावा देती है क्योंकि इसमें दो अलग अलग डीएनए का संयोजन होता है। अब देख रहे हैं कि जो लैंगिक प्रजनन हमने पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात किया है कि जो लैंगिक प्रजनन है वो क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में विविधताएं ज़्यादा उत्पन्न होती है। अगर मान लीजिए कोई अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन में विविधताएं नहीं होती हैं। और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में विविधताएं होती हैं चूँकि अलग अलग मान लीजिए दो सेल्स क्या होते हैं फ्यूज हो के एक नया सेल बनाई देता है। यहाँ क्या होता है कि वही सेल क्या होता है फिर अगला सेल बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डीएनए जो भी जानकारी है इसमें कोडेड होती है वही अगली संतति में पास हो जाती है। यहाँ पे चूँकि क्या होता है दो अलग अलग सेल हैं, यहाँ पे ये फ्यूज होती हैं तो इनमें क्या होता है ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, बहुत थोड़ी मात्रा में म्यूटेशन होता है जिससे क्या होता है वेरिएशन इसमें उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि मटर का पौधा यानी पी प्लांट अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। ऑप्शन ए है प्ररोह, ऑप्शन बी क्या है प्रवाहरू यानी रनर्स, ऑप्शन सी है चूसक सकर, ऑप्शन डी है प्रतान यानी टेंड्रिल्स। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी प्रतान का प्रयोग करता है। यानी जो मटर का पौधा होता है ये मान लीजिए चढ़ने के लिए ये देख रहे हैं ना इसका ये उपयोग कर रहा है, ये जो बांस को ऐसे लपेटे हुआ है इसको क्या बोलते हैं प्रतान बोलते हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी लिपटा हुआ है, यहाँ भी ऐसे ऐसे जो भी संरचना पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं प्रतान बोलते हैं। इसी के सहारे क्या होता है ये किसी चीज़ पे टिका होता है चढ़ा होता है। मटर का पौधा प्रतान या टेंडिल का उपयोग करके ऊपर चढ़ता है। क्यों, मटर के पौधे का तना कमज़ोर होता है इसलिए उसे सहारे सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं और जैसे ही किसी वस्तु को संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर से जकड़ लेते हैं, क्या होते हैं इसमें सेंसेशन पाया जाता है। यानी चीज़ों को जो कुछ भी टच करते हैं तो उसको क्या होते हैं लपेट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। ऑप्शन ए है संघट्ट का समय बढ़ाने के लिए ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए। ऑप्शन बी है गेंद का त्वरण बढ़ाने के लिए।
ऑप्शन बी है गेंद का संवेग कम करने के लिए, या ऑप्शन डी है गेंद का कार्यरत बल बढ़ाने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख ले, कोई मान लीजिए कोई जो क्रिकेट खिलाड़ी होता है जो, तो ये बाल जो होता है, गेंद होता है, ये क्या होता है अपना समय संघट, यानी जो लगने वाला संघट, यानी संघट यानी क्या टकराव है, ये होने वाले टाइम को बढ़ा लेता है। इसीलिए क्या करता है वो पकड़ते समय थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है, जिससे क्या हो जाए टाइम अधिक लगे समय बढ़ाने के लिए, और उससे टक्कर क्या हो जाए, टक्कर का समय बढ़ जाने से क्या होता है बल कम लगता है, तो चोट जो कैच करने वाला जो खिलाड़ी होता है उसको कम लगता है। खिलाड़ी हाथों को पीछे खींचकर गेंद के संपर्क समय यानी टाइम इम्पैक्ट को क्या होता है बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए अगर गेंद आ रही है, इसको आगे की एक तरफ हाथ बढ़ा के यहीं टच कर ले, हाथ को पीछे ना कर, संकट का टाइम क्या हो जाएगा, टकराने का टाइम होगा वो शून्य कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा इसको चोट लगेगी। अगर मान लीजिए वही अपना बॉल खींच के बॉल को पकड़ के पीछे की तरफ खींच लेता है, तो संकट यानी जो टकराने का टाइम क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे इसको कम चोट लगती है। इम्पोर्टेंट पर क्या है कि जब संवेग परिवर्तन धीमा होता है तो हाथों पर लगने वाला प्रभाव बल यानी फोर्स कम हो जाता है, जिससे चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जंतुओं के संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं, जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती हैं। ऑप्शन ए है कोलेजन और इलास्टिन तंतु यानी कोलेजन और इलास्टिन फाइबर। ऑप्शन बी है पीत तंतु और लसिका। ऑप्शन सी है कंकाल तंतु और कंडरा यानी स्केलेटल फाइबर और टेंडन्स। ऑप्शन डी है रेटिकुलर तंतु और प्लाज्मा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ये क्या है सब? तो ये फैट है यानी वसा। और ये क्या है? कोलेजन, ये कोलेजन तंतु है। ये इसमें क्या होता है? इलास्टिन है। ये क्या है? वसा कोशिकाओं के लोब्यूल्स कोलेजन और इलास्टिन तंतुओं द्वारा अलग होते हैं। अब देख रहे हैं वस्टा जो फैट के जो सेल्स हैं इलास्टिन तंतुओं के द्वारा क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ये तंतु संयोजी ऊतक को संरचनात्मक ढांचा यानी फ्रेमवर्क और लचीलापन क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। यानी क्या करते हैं? इसको लचीलापन यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? तो कोलेजन मजबूती देता है, जबकि इलास्टिन क्या करता है? ऊतकों को खिंचाव सहने की क्षमता देता है। यानी कोलेजन क्या देता है इसको? तो मजबूती देता है, और इलास्टिन क्या देता है? इसमें खिंचाव यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? यानी अल्ट्रासाउंड का कहाँ पे प्रयोग नहीं होता है? तो नियमित श्रवण परीक्षण के दौरान, ए ऑप्शन बी है धातु ब्लॉक में दरारों का पता लगाने के दौरान, या वस्तुओं की सफाई करने के दौरान, या मेडिकल इमेजिंग के दौरान। तो अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा? कौन सा? तो ऑप्शन ए यानी नियमित श्रवण परीक्षण के दौरान इसका अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो नियमित श्रवण क्या है? नियमित श्रवण परीक्षण यानी रेगुलर हियरिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं होता है। वाई? तो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है, जिससे मानव कान नहीं सुन सकते। श्रवण परीक्षण में श्रव्य ध्वनि ऑडिबल साउंड का प्रयोग होता है, जो कि कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही ऑडिबल साउंड यानी श्रव्य ध्वनि, यानी जिनको कान क्या होते हैं, जिनको कान सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि क्या कराती है? इंफ्रासाउंड यानी अवश्रव्य ध्वनियाँ बोलते हैं, यानी जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। और जो 20 हर्ट्ज
20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड ध्वनियाँ बोलते हैं। और ये कि चमगादड़ जो होती है, कौन सा, ये चमगादड़ अल्ट्रासाउंड ध्वनि निकालती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग मेडिकल इमेजिंग जैसे सोनोग्राफी, धातुओं में दोष खोजने और सफाई क्लीनिंग के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी वेदन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का संरक्षण यानी कोरेजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश क्या होता है, धातु अपना रंग अस्थायी रूप से बदल देती है। ऑप्शन बी है, धातुएं पर्यावरण कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। या ऑप्शन सी है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के कारण धातु का भार बढ़ जाता है। या ऑप्शन डी, धातु वे निम्न तापमान पर पिघल जाती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो धातु क्या होता है, ऑक्सीजन से और क्रिया करके यानी नमी से क्रिया करते क्या होता है, इस पे एक भूरी कलर की परत चढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, कोरेजन यानी जंग, इसी को ही बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिस समय धातुएं अपने वातावरण से अभिक्रिया करके नष्ट होने लगती हैं। कैसे, तो हवा, नमी और रसायनों की उपस्थिति में धातुएं अवांछनीय यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट में बदल जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन और चांदी का काला पड़ना संक्षारण के ही उदाहरण हैं। लोहा तो मान लीजिए ये हमको भूरे रंग का दिखाई देने लगता है, लेकिन काली क्या होती है, जो चांदी होती है वो काली पड़ने लगती है। इस पे जो ब्लैक ब्लैक हमको दिखाई देने लगता है, यानी समझ जाए कि इसमें कोरिजन स्टार्ट हो रहा है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति इनहेरिटेंस के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप में दर्शाता है। ऑप्शन ए है, प्रत्येक विशेषक 3 जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन बी है, प्रत्येक विशेषक एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। या ऑप्शन सी है, प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। या ऑप्शन डी, प्रत्येक विशेषक एक कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्यों, क्या, मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण या विशेषक यानी ट्रेट्स 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कैसे, तो मेंडल के समय जीन शब्द ज्ञात नहीं था, उन्होंने इन्हें कारक ट्रेट्स कहा था। आज हम जानते हैं कि ये एलील्स होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन दोनों कारकों में से एक प्रभावी डोमिनेंट और एक दूसरा अप्रभावी रिसेसिव हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें, एक टाल प्लांट है, मान लीजिए एक लंबा पौधा है, तो इसको हमको कैपिटल टी, दोनों इसको जो एलिस हैं यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी से दर्शा रहे हैं। और एक मान लीजिए बौना पौधा ले रहे हैं, इसको दोनों हम स्मॉल टी से दर्शा रहे हैं। और दोनों जो आपस में अगर संकर कराया जाता है तो हमको क्या होता है, एक हमको हाइब्रिड टाल पॉइंट मिलता है, यानी एक इस कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। वंशागति के लिए 2 कारक होना एलिस जरूरी है। तो हमको जो ये पीढ़ी मिलेगी, ये संकर जो पीढ़ी मिलेगी, ये क्या होगा, संकर लंबा पौधा हमको प्राप्त होगा। यानी इसका जो डोमिनेंट यानी जो प्रभावी कारण क्या है, स्मॉल टी, इसमें प्रभावी कारक है, प्रभावी कारण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने पर परिणाम है, यानी गैस पर दाब बढ़ाने पर कौन सा परिणाम होगा, इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए गैस का वाष्पन हो जाएगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन सी अंतःकण स्थान में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन डी अंतःकण स्थान में कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो, यानी अंतःकण स्थान में कमी हो जाएगी। अगर मान लीजिए देखिए ये कम दाब पर यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में ये फैले हुए हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे क्या करें हम, प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दें, यानी दाब बढ़ा दें, तो देख रहे हैं कि ये इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पास आ जा रहा है, यानी अंतःकण स्थान में कमी हो गई, यानी जो गैप होगा वो गैस के अणुओं में कमी हो गई। उच्च प्रेशर पे क्या होता है, गैस के अणुओं की जो अंतःकण यानी स्थान होता है, बीच का स्थान होता है, क्या होता है, वो कम हो जाता है। गैस पर दाब बढ़ाने पर कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। कैसे, तो गैस के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, दाब डालने पर ये कण पास पास आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसी गुण के कारण गैस को आसानी से संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जा सकता है, जैसे एलपीजी। जैसे मान लीजिए हम घरों में एलपीजी उपयोग करते हैं, तो ये इनको सिलेंडरों में भरना इसीलिए आसानी हो पाता है क्योंकि गैसों में क्या होता है, सबसे अधिक संपीड़ितता पाई। संपीड़ितता मतलब क्या कि यानी इनको कितना कंप्रेस किया जा सकता है। तो जो गैस होते हैं, गैसों में संपीड़ितता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। उसके बाद लिक्विड, उसके बाद ठोस। ये गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, इसीलिए क्या करते हैं हम, इनको बहुत अधिक गैस की मात्रा को एक छोटे से पात्र या बर्तन में हम कंप्रेस करके एक जगह से दूसरे जगह हम उपयोग कर पाते हैं। इसीलिए ये इसी कम संपीड़ित होने के कारण ही इसका उपयोग करते हैं। हमारे एलपीजी का उपयोग करते हैं, सीएनजी का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे ऑटो चलाया जाता है ना, तो उसमें सीएनजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी टी ज्ञात कीजिए। और जी का मान क्या दिया है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें दिया है ऑप्शन ए 5, बी 6 सेकेंड, सी 2 सेकेंड और डी 4 सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वस्तु है जिसको एक ऊंचाई से गिराया जा रहा है। अब चूँकि एक ऊंचाई, ये वस्तु क्या है यहाँ पे स्थिर है, तो प्रारंभिक इसकी जो गति क्या हो जाएगी, यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मान लीजिए गिरते गिरते यहाँ तक जब पहुँची, यानी कोई वस्तु यहाँ पहुँची, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, यही हमको निकालना है। तो फार्मूला हम लिखेंगे, क्या होता है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है, तो 78.4, यानी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है 78.4 मीटर की ऊंचाई पे है। और चूँकि प्रारंभिक जो है इसकी गति क्या होगी, प्रारंभिक गति 0 है, इसीलिए जो यू 0 हो जाएगा, तो ये टी भी 0 हो गया, प्लस हाफ यहाँ पे जी का मान क्या दिया है, तो 9.8 दिया है। तो यहाँ 9.8 और टी हमको निकालना है, टी तो टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 78.4 बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर। अब जो टी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 78.4 बटे के 49। इसको जब हल करेंगे तो हमको 16, यानी टी स्क्वायर का मान ये 16 हो जाएगा। जब इसका रूट निकालेंगे तो हमको 4 सेकेंड प्राप्त हो जाएगा, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक फेंकने में हमको 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में भूतल ग्राउंड को टच कर लेगा या छू लेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि मुख्य रूप से गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य होता है। जब कोई वस्तु, हमने बात किया था शुरू में ही कि अगर शुरुआत में कोई वस्तु को गति में लाया जा रहा है, यानी फेंका जा रहा है या गिराया जा रहा है,
तो इसकी प्रारंभिक वेग क्या है? यहाँ पे हमेशा शून्य ही होगा, क्योंकि यहाँ गति में नहीं थी। यहाँ से गिरना प्रारंभ हुई, या मान ली कोई वस्तु फेंका, तब ना उसमें गति उत्पन्न हुई। शुरुआत में तो वो 0 ही थी, इसीलिए हमने u का मान यार प्रारंभिक गति वेग क्या हो, हमने शून्य लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? ऑप्शन ए वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन, ऑप्शन बी खाद और रासायनिक छिड़काव, या ऑप्शन सी ड्रिप सिंचाई और फसल चक्रण, या डी स्प्रिंकलर सिंचाई और जुताई। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन यह केवल सिंचाई करने के बजाय जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के केंद्रित, और ताकि शुष्क मौसम में जल उपलब्ध रहे। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह विधि टिकाऊ कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो वर्षा जल का हम संचय करेंगे, तभी तो हमारा क्या होगा, भूजल स्तर क्या होता है हमारा, ये भूजल हमारा जो है कि पुनर्भरण इसका होता है। गर्मी में देखते हैं ना, यही भूजल क्या होता है और नीचे चला जाता है, यानी कम हो जाता है, जिससे हमारे हैंड पंप और जो भी हमारे जो पानी निकालने में जो भी उपकरण है, उनसे पानी क्या होता है, कम आता है। इसीलिए वर्षा जल संचयन हमको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा। ऑप्शन ए मूल का चौथाई, ऑप्शन बी मूल का 4 गुना, ऑप्शन सी मूल का 2 गुना, और ऑप्शन डी मूल का आधा। कैसे? तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा? बी। कैसे इसको देखते हैं, तो मान लीजिए प्रतिरोध का मूल मान 4 गुना हो जाए, ठीक, और जो है कि लंबाई क्या, यानी प्रतिरोध लंबाई समानुपाती क्षेत्रफल और व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा देख रहे नया जो है कि मान लीजिए नया L यानी 2L हो गया, और नया हमारा जो है कि एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर L/A। अब चूंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए। अगर पहले मान लीजिए L था, तो अब क्या कर दिया है, मान लीजिए 2L कर दिया गया, ठीक, और एरिया का कर दिया जाए तो आधा कर दिया जाए, तो एरिया की जगह पे क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एरिया क्या कर दिया गया, तो आधा कर दिया, मान लीजिए 2 ऊपर चला जाएगा, तो R का मान क्या हो जाएगा, 4। R का मान 4 गुना हो जाएगा, यानी पहले से 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्युत से चलने वाली मोटर, ऑप्शन बी सौर कुकर से भोजन गर्म करना, ऑप्शन सी बैटरी द्वारा बल्ब जलाना, ऑप्शन डी लकड़ी का जलना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। यहाँ पे देख रहे ना कि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरण में सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी ऊष्मा ऊर्जा। लकड़ी का जलना, लकड़ी में ऊर्जा रासायनिक बंधों के रूप में संचित रहती है, जब इसे जलाया जाता है तो दहन अभिक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इस प्रक्रिया में संचित रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी ऊष्मा हीट और प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्गन और कैल्शियम डैश का एक युग्म है, ये समस्थानिक है, ये सम न्यूट्रॉनिक है, ऑप्शन सी सम इलेक्ट्रॉनिक है, या ऑप्शन सम भारिक है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे समभारिक है। क्यों यहाँ पे क्यों देख रहे हैं कि आर्गन का जो है कि परमाणु भार कितना है, तो 40 है। और कैल्शियम का भी जो परमाणु भार देखते हैं वो भी 40 है। अब किन्हीं भी दो एलिमेंट का जब परमाणु भार उनका समान हो जाता है तो उनको आइसोबार बोला जाता है, यानी समभारिक बोला जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 18 है। यहाँ भी देख रहे हैं कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन इनका सेम जो इनका मास नंबर है सेम है। इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, समभारी यानी आइसोबार। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये क्या है, समभारिक है, आइसोबार है। इनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न है। ऐसे को आइसोबार बोला जाता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है जबकि समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया। कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जाइलम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण अवरुद्ध हो गया। ये ऑप्शन बी, जाइलम के माध्यम से जल चलना प्रारंभ हो गया। ऑप्शन सी, फ्लोएम के माध्यम से भोजन स्थानांतरण प्रारंभ हो गया। या ऑप्शन डी, जाइलम के माध्यम से जल चलना अवरुद्ध हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी जाइलम के माध्यम से जल का चालन अवरुद्ध हो गया है। जाइलम के माध्यम से ही जल और खनिज तत्वों का पौधों में चालन होता है। पौधे को उखाड़ने पर मूल रोम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे जाइलम जल का अवशोषण और परिवहन नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है, पौधा मुरझा गया। जाइलम मुख्य रूप से जल और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है क्या होता है, पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन यानी क्वेश्चन जो 15 नंबर है कि कार्बन व विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक निर्माण का कारण बनता है? ऑप्शन ए, केवल संयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। ऑप्शन बी है केवल श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। ऑप्शन सी है विलेयता। ऑप्शन डी है चतुसंयोजकता और श्रृंखलन दोनों। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी यानी चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, ये दोनों गुण के कारण ही क्या होता है, कार्बन बहुत से यौगिक इसके पाए जाते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा चतुसंयोजकता और टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, ये दोनों ऑप्शन हमारा ये साथ में सही होगा। इसी के कारण क्या होता है, कार्बन अधिक मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन में दो अद्वितीय गुण होते हैं, कौन, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। टेट्रावैलेंसी क्या है, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, जिससे यह 4 अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है। कैटेनेशन क्या है यानी श्रृंखलन क्या है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला यानी चेन बनाने की अद्भुत विधि इसमें कार्बन में पाई जाती है। इन्हीं दो गुणों के कारण कार्बन लाखों प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक कंपाउंड का निर्माण करता है, इसी गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अयस्क से अपअयस्क यानी गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया अपअयस्क और अयस्क किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? केवल भौतिक आधार पर, केवल रासायनिक और भौतिक आधार पर, या केवल रासायनिक आधार पर, या अपवर्तन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रासायनिक या भौतिक, दोनों। अयस्क और की सफाई या सांद्रण कंसंट्रेशन की विधि अयस्क और गैंग के गुणों पर निर्भर करती है। गैंग क्या होता है, तो धातुओं की सफाई की जाती है तो जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। यानी अशुद्धियों को गैंग बोला जाता है।
अलग अलग विधियों से अलग अलग गुणों का उपयोग होता है, जैसे चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा, यानी चुंबकीय भौतिक में निक्षालन या लीचिंग में घुलनशीलता अभिक्रिया रासायनिक का उपयोग होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उद्देश्य यह है कि अशुद्धि यानी गैंग अलग हो जाए और शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाए, चाहे वो भौतिक विधि से हो या रासायनिक विधि से। हम अशुद्धियाँ को निकाल लेते हैं और शुद्ध जो धातु है हमको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है। ऑप्शन ए देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होता है। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड बनता है। ये समानता है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पे कि तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कैसे, और मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं अम्ल से यानी अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको देख रहे हैं कि नमक बन रहा है और जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दोनों ही केस में उत्पाद के रूप में NaCl यानी नमक हमको सोडियम क्लोराइड बन रहा है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन है जैसी प्रक्रिया है जिसमें धात्विक लक्षण मुख्य उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी SI इकाई के संदर्भ में सुमेलित है। यानी आयतन का जो एक मात्रक क्या होता है, SI मात्रक घन सेंटीमीटर, या ऑप्शन बी दाब का मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन सी ताप का मात्रक कैलोरी होता है, या घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। देखिए कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी। क्या भौतिक राशियों का SI मात्रक और मिलान, जैसे हमारे घनत्व का जो मात्रक क्या होता है कि आयतन द्रव्यमान बटा के आयतन, इसका SI की मात्रा क्या होता है मीटर क्यूब होता है। जो घनत्व का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब। ये सुमेलित है इसीलिए जो क्या है ये मीटर की, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। अन्य विकल्प गलत हैं। आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब नहीं मीटर क्यूब होता है, ना कि सेंटीमीटर। दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल होता है, तो ये हमारा भी गलत है। न्यूटन जो मात्रक होता है बल का होता है और तापमान केल्विन का मात्रक होता है, न कि कैलोरी का। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये ठीक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है तो क्या होगा, देखते हैं। पहले ब्लॉक हिलता नहीं है, दूसरा फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है निश्चित बल पर। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। इसमें देख लेते हैं इन तीनों चरणों में बल की स्थिति संतुलित असंतुलित का सही वर्णन कीजिए। चरण 1 संतुलित बल, चरण 2 असंतुलित संतुलित, और चरण 3 क्या है असंतुलित बल। यानी बी में क्या है, चरण 1 में क्या है संतुलित बल होगा, फिर चरण 2 में असंतुलित बल होगा, चरण 3 में क्या होगा संतुलित बल। सी में क्या है तो असंतुलित असंतुलित फिर संतुलित फिर संतुलित। चरण ऑप्शन डी में क्या है तो असंतुलित फिर असंतुलित फिर संतुलित। तो ऑप्शन क्या होगा बी हमारा सही होगा, यानी संतुलित चरण
फिर असंतुलित चरण और फिर संतुलित चरण। बलों का संतुलन और गति क्या है? लगाया गया बल घर्षण के बल के बराबर है तो क्या होगा? संतुलित बल होगा। चरण 2 क्या है? फिसलना शुरू, यानी लगाया गया बल घर्षण बल से ज़्यादा है, इस गति में बदलाव आया और असंतुलित हो गया। तीसरा स्थिर वेग, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, यानी एक्सेलरेशन 0, मतलब घर्षण और लगाया गया बल फिर बराबर है तो यहाँ पे संतुलित बल। स्थिर वेग का अर्थ होता है हमेशा संतुलित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह प्रकाश किरणों को बिल्कुल भी केंद्रित नहीं करता है। यह सी ऑप्शन है, यह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन डी, यह प्रकाश किरणों को एक दूसरे से दूर अपसरित करता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या करता है? ये जो किरणें आती हैं, मान लीजिए समांतर अक्ष की जो भी किरणें आती हैं, ये क्या होता है? मुख्य फोकस पे मान लीजिए क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है, यानी कन्वेक्स में क्या होता है? एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। उत्तल लेंस का मुख्य गुण क्या है? प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। क्यों? जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो अपवर्तन के बाद एक विशिष्ट बिंदु फोकस पर मिलती है। किरणों को सिकुड़ने यानी अभिसारित करने के कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी जो अवतल लेंस होता है, ये जो किरणें इसके प्रकाश आती हैं, ये क्या करता है? यहाँ से इसको फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं? यहाँ से फैल जाती है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 को निर्जलीकरण कारक माना जाता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसमें जल को हटाता है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया गैस, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। सांद्र H2SO4 कार्बनिक यौगिकों से पानी के अणुओं को क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 के साथ अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल H2O के रूप को निकाल देता है, जिससे केवल काला कार्बन बचता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चेयरिंग ऑफ शुगर भी इसको बोलते हैं। H2SO4 की प्रबल निर्जलीकरण क्षमता को दर्शाता है, यानी इसके साथ क्रिया कराया जाता है उसमें से क्या कर देता है? ये जल को निकाल देता है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुकुलन बडिंग, ऑप्शन बी है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है बाइनरी विखंडन, ऑप्शन डी है संयुग्मन यानी कंजुगेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बाइनरी फिजन। क्या यह एक अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, यानी बाइनरी फिजन। बाइनरी का अर्थ होता है दो और फिजन का अर्थ है टूटना, यानी इसमें जनक जीव जैसे अमीबा या बैक्टीरिया विभाजित होकर दो समान नई कोशिकाएं बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें संतति का डीएनए जनक के बिल्कुल समान होता है, यानी समझिए क्लोन। यानी अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? जो डीएनए माता पिता पेरेंट्स का होता है वही क्या होता है? डॉटर्स, यानी बच्चों का भी सेम डीएनए वही होता है, इसीलिए इसमें विविधताएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी जीव में कोशिका भित्ति सेल वॉल का स्थान
क्या होता है? किसी जंतु, ऑप्शन ए है किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर। ऑप्शन बी है किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर। ऑप्शन सी है किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। या ऑप्शन डी है किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर क्या? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। यह सेलुलोज से बनी एक कठोर संरचना है जो प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर स्थित होती है। यह कोशिका को सुरक्षा और एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ेगा? चालक का तापमान बढ़ाने से, चालक की लंबाई बढ़ाने से, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है? 1 और 3, बी है केवल 1, सी है केवल 3 और डी क्या है? 1 और 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2, ये दोनों विकल्प सही होंगे। कैसे? तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है? पहला लंबाई यानी लेंथ। प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है? समानुपाती यानी जैसे जैसे हम किसी तार का या किसी चालक का प्रतिरोध हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे, हमारा प्रतिरोध भी क्या होता है? ये भी बढ़ता जाता है। दूसरा तापमान टेम्परेचर। धातु चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनके अणुओं का कंपन बढ़ता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ता है। नहीं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर भी बढ़ा दें तब भी क्या होता है? हमारा आर बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, क्योंकि जो होता है प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है? जो रेजिस्टेंस है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्सन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि ए प्रकाश लेंस पर दाईं ओर से पड़े, ऑप्शन बी वस्तु जो है लेंस के बाईं ओर हो, सी वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर हो, या ऑप्शन डी वस्तु की दूरी यू सदैव धनात्मक होती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वस्तु लेंस के बाईं ओर स्थित हो। क्या है? प्रकाशिकी ऑप्टिक साइन के लिए मानक नियम क्या है? तो यह परंपरा है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर यात्रा करता है, इसीलिए वस्तु को हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं ओर लेफ्ट साइड रखा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इस नियम के कारण वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक निगेटिव लिया जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।